ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। अखंड भारत was the dream of Sri Aurobindo. अखंड भारत श्री अरविंद का सपना है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया श्री अरविंद का सपना है। अगस्त 14, 1947 को ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली की रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक मैसेज देश के लिए दिए थे, जो आज भी हम उसका प्रासंगिक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए जो संदेश दिए थे, उनको अगर हम पहला ड्रीम मानेंगे, पहला सपना मानेंगे, तो उन्होंने पहला सपना में उन्होंने जो बात बताए थे, इसको अगर हम बारीकी से देखेंगे तो इसे दो हिस्सा में बांट सकते हैं। तो पहला हिस्सा इंडिया यूनिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताए थे, और दूसरा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बताए थे। उन्होंने पहला हिस्सा में उन्होंने बताए थे, द फर्स्ट ऑफ दिस ड्रीम्स वाज ए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट व्हिच वुड क्रिएट ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। इनका जो सपना एक वैप्लविक परिवर्तन के द्वारा फ्री और यूनाइटेड इंडिया को चाहते थे। इंडिया टुडे इज फ्री बट शी हैज नॉट अचीव यूनिटी। आज भारत का आज़ादी हुआ है, 200 साल की अंग्रेज सरकार की हुकूमत से हमें निजात मिला है, बट शी हैज नॉट अचीव यूनिटी। लेकिन यूनिटी हुआ नहीं। एट वन मोमेंट इट ऑलमोस्ट सीम्ड as if in the very act of liberation she would fall back into the choice of separate state which preceded the British conquest. ऐसा लगता था कि भारत फिर पराधीन हो जाएगा। अंग्रेज सरकार की हुकूमत के बाद जो प्रिंसली स्टेट, जो देश की रियासतें थी, कुल मिला के 565 रियासत, उन्हीं को जो सेपरेट चॉइस का मौका दिया गया था, जिसके कारण देश के लिए बड़ा समस्या था। ऐसा लगता था कि ये देश फिर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। शी वुड फॉल बैक इनटू द चॉइस ऑफ सेपरेट स्टेट्स, ऐसा लगता था। लेकिन उन्होंने फिर बताया, बट फॉर्चुनेटली it now seems probable that this danger will be averted and a large and powerful, though not yet a complete union will be established. लेकिन ये जो समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुका है, लेकिन हमें आज तक कंप्लीट यूनियन हुआ नहीं, देश का कंप्लीट हुआ नहीं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है, वो कुछ प्रिंसली स्टेट जो रिलेटेंट थे, खासकर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के नाम लिए बगैर उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया यूनिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया। ये आज तक अभी तक बाकी हो गया है, कंप्लीट यूनियन हुआ नहीं देश का, ऐसा मालूम होता है। तो इसीलिए जब भी श्री अरविंद का सपना अखंड भारत का बात होगा, तो इंडियन यूनिफिकेशन एक अहम हिस्सा होगा। इसीलिए मैं आज इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। तो अभी जो फिलहाल जो हालात है,
जो हमें दिखाई दे रहा है भारत का खूबसूरत रूप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इतना खूबसूरत भारत कैसा हुआ? इसके वजह भी कुछ होता कि देश को बनाने में, अखंड बनाने में, यूनिफिकेशन में कुछ लीडर्स का हाथ है। अगर इन लीडर का बात किया जाए तो सबसे बड़ा किरदार, अहम किरदार जिन्होंने निभाया है वो और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, और इसके अलावा दूसरा किसी का नाम वो है वीपी मेनन। वीपी मेनन जो सेक्रेटरी थे, उन्हीं का डिपार्टमेंट का हालात को देखते हुए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था मिनिस्ट्री का, जिसका जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर था, और उनका साथ देने के लिए उसकी विभाग का सेक्रेटरी वीपी मेनन, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर भी थे, उन्होंने जिम्मेदारी लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया कि देखो, तुम अभी रिटायर के बारे में मत सोचो, तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम इसीलिए कुछ करो देश के लिए, और सहमति हो गई। उसके बाद किसी का नाम लिया जाएगा तो वो है भारत का उसी समय का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने भी इंडिया यूनिफिकेशन में उनका कुछ रोल जरूर है, लेकिन उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कश्मीर मसले में, यूनाइटेड नेशन तक वो लेने के कारण इसमें थोड़ा बहुत उनको क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनका भी कुछ अहम रोल था इंडिया यूनिफिकेशन में। उसके अलावा अगर किसी का नाम लिया जाए तो यह है वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इनका भी जितना तारीफ किया जाए कम है। उन्होंने देश के लिए बहुत किया। जब भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन उनसे जाकर मुलाकात की और उनको भारत की जो मौजूदा हालात के बारे में उनको समझाया गया, और इसी समय आप कुछ कीजिए ताकि आपका नाम इतिहास में शुमार होगा, अगले पीढ़ी के लिए, आपके लिए जो भी होगा अगले पीढ़ी के लिए वो एक मिसाल की तरफ होगा। तो इस बात से वो भी सहमत हुए, इसलिए एक खेल शुरू हो गया यूनिफिकेशन का। तो जब माउंटबेटन का प्लान आया 3 जून 1947 को, इससे तो एक बात जाहिर हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सा में बंटवारा होगा। लेकिन जब 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस लागू हो गया, इसके तहत ब्रिटिश पारमांसी लाप्स हुआ। मतलब भारत के जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, अंग्रेज सरकार की पकड़ से वो बाहर हो गए, अंग्रेज सरकार की हुकूमत के कंट्रोल से वो बाहर हो गए। और देयर आर 3 ऑप्शंस बिफोर देम, आइदर दे कैन जॉइन इथ इंडिया और पाकिस्तान, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। इसे से समस्या हुआ। जब उन्हें मौका दिया गया कि तुम्हारा पास 3 रास्ता है, तुम भारत में ज्वाइन कर सकते हो, वरना पाकिस्तान में, वरना तुम खुद को आज़ाद भी डिक्लेरेशन कर सकते हो। इससे इनका उम्मीद बढ़ गया। इतना साल से उन्होंने जो गद्दी संभाला था, जो उन पर जो उन्होंने फ़ायदा उठाया था, उन पर समस्या आ गया।
ऐसा लगा कुछ प्रिंसली स्टेट को कि जैसे उनका आज़ादी छीन गया, और कुछ लोग तो उसी को अपॉर्चुनिटी समझ रहा कि ठीक है, हमको तो आज़ाद मिल जाएगा, हम खुद अपना रियासत को आज़ाद रखेंगे। तो यही समस्या देश के सामने आया। तो भारत का उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियली ही वाज ए ग्रेट डिप्लोमेट। उन्होंने 5 जुलाई 1947 को एक स्पीच प्रिंसली स्टेट्स को, राजा महाराजा को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर सुनाए थे। उसके बाद 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक शानदार स्पीच जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को सुनाए थे। आई थिंक इट वॉज ए इंस्पिरेशनल स्पीच, और वो काफ़ी असरदार साबित हुआ। जिन राजा महाराजा ने वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे एक बात तो पता चल गया कि अंग्रेज सरकार की ओर से कोई मदद मिलने वाला नहीं। साफ लफ्ज से लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको बताया, देखो तुम्हारा मर्जी, तुम किस यूनियन में शामिल हो रहे हो, भारत है या पाकिस्तान, लेकिन एक बात, जोग्राफिकल कंडीशन को तुम मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला लेना चाहते हो लो, लेकिन एक बात जरूर भूलना मत कि तुम अगर अपने को आज़ाद मुल्क रखना चाहते हो तो इसके लिए शायद तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये सुनकर कुछ प्रिंसली स्टेट ने साथ ही साथ इंडिया के साथ ज्वाइन किए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में साइन किए, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुआ। देश के लिए कुछ रियायत क्षेत्र ऐसे भी थे, कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे भी थे, उन्होंने अपने को आज़ाद देखने का ख्वाब में जी रहे थे। और इसी तरफ अगर हम देखेंगे तो त्रावणकोर ऐसा एक स्टेट था जिसका राजा बलराम वर्मा थे, और जो देवान थे सार सीपी रामस्वामी आयर, उस बहुत चालाक आदमी थे देवान। उन्होंने महाराजा को कन्विंस किए कि कैसी तरह त्रावणकोर को एक आज़ाद मुल्क किया जाए, और इन्होंने पहले विरोध का बिजुल बजाया और 11 जून 1947 को त्रावणकोर आज़ाद डिक्लेरेशन किया। त्रावणकोर समुद्र के किनारे होने का उसे फ़ायदा मिला और बिजनेस में उनका कोई समस्या होने वाला नहीं, ऐसा उन्होंने ख्याल किया, क्योंकि समंदर किनारे का उसका फ़ायदा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने को आज़ाद रखने की और उसने फैसला लिया। तो इस फैसले से सारे देश में तहलका मच गया, खासकर जो राजा महाराजा थे प्रिंसली स्टेट, उसके ऊपर काफ़ी गहरा असर हुआ। और ठीक एक दिन के बाद हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद को यानी कि 12 जून 1947 को आज़ाद डिक्लेरेशन किया। वो उसी दिन से जब भारत आज़ाद होगा, हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इससे समस्या बढ़ गया देश का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पर दारोमदार था देश को आगे बढ़ाने के लिए, यूनिफिकेशन के लिए, और उन्होंने सही रास्ता आजमाया। उन्होंने रियली जो काम किया शानदार, जितना तारीफ किया जाएगा उनका कम है। ही वॉज ए ग्रेट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। और उसी समय बड़ोदरा का मसला सामने आया। बड़ोदरा एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिन्होंने पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में साइन किया, लेकिन उनका कुछ मांगे थी जो वो हासिल करना चाहते थे, कुछ बार्गेनिंग करना चाहते थे, लेकिन उसका कोई फैसला हुआ नहीं।
उसके बाद अगर किसी का बात किया जाएगा तो भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खां, he was a man of different attitude and arrogant. He was the chancellor of चैम्बर ऑफ प्रिंस। तो इसका फ़ायदा उनको मिल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ भी इनका अच्छा रिश्ता था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको सलाह दी कि तुम देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करो। भारत में शामिल होने के लिए उन्हें उसकाया, नहीं तो तुम खुद को आज़ाद भी रख सकते हो। तो आज़ाद रखने का जो ऑप्शन उनको भी उन्होंने दिया थे, लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हुआ। उन्होंने खत लिख के सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना इरादा को जाहिर किया और भारत में शामिल हो गया। इसे भोपाल का जो समस्या तो हल हो गया। इसके बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो है जदपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों आपस में मिले हुए थे। तो जदपुर का जो महाराजा हनुमान सिंह, वो जदपुर को भी आज़ाद रखना चाहते थे। उन्होंने क्या क्या मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उनका अच्छा संबंध था, फिर भी उन्होंने आखिरी में उन्होंने युवराज जैसलमेर के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुलाकात की। और जब मुलाकात के समय उन्होंने पाकिस्तान के सामने कुछ मांगे, कुछ वो रखना चाहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, तुरंत एक ब्लैंक पेपर दस्तखत करके उनको दे दिया उनके हाथों में। तुम्हारा जो मर्जी है तुम इसमें लिखो, हमसे कोई दिक्कत नहीं, हम आपका जो भी मांगे हैं सब देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में आपको जो दस्तावेज पर दस्तखत करना होगा और पाकिस्तान में शामिल होगा। तो जैसलमेर के महाराजा जो युवराज थे खासकर, उन्होंने एक सवाल मोहम्मद अली जिन्ना को पूछा कि देखो, हमारे रियासत में अगर कोई हिंदू मुस्लिम के दरमियान दंगा फसाद होगा तो क्या आप निपटा रह सकते थे? इस सवाल से मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा घबराए गए और बोले ऐसा तो मोहब्बत आएगा नहीं, आप ऐसा सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए अभी से आप इसको मत सोचिए और आज ही आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन कर दीजिए। जो आप भी सोच रहे ऐसा हरगिज होगा नहीं। इस तरफ उन्होंने बात किया, लेकिन इस समय महाराजा हनुमान सिंह ने उनको बताया कि देखो, हमारा रियासत बहुत बड़ा है, बहुत जागीरदार है, कुछ राजमाता भी हैं, उनसे मैं सलाह मशवरा करके जो भी होगा फैसला आपको सही वक्त पर बता देंगे। तो इससे गुस्सा आ गया मोहम्मद अली जिन्ना को, गुस्सा आ गया। वो चाहते थे कि मामला को कैसे जल्दी निपटाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने पेपर छीन ली। तो इसी से जदपुर का पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने 10 अगस्त को 1947 को उन्होंने जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्यार से उनको समझाया, देखो, आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो रहिए, इससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी प्रजा विद्रोह करेंगे तो उसके जिम्मेदारी आप होंगे। मैं आपका पिता का दोस्त होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, आपके लिए मुनासिब होगा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करके भारत में शामिल हो जाइए, वरना मुझे पिता का भूमिका अदा करना
ठीक तरह मालूम है। तो ये बात सुनकर वो घबरा गए और कुछ रियायतें भी उन्हें चाहते थे। बोला कि इसके बारे में आप सोचिए मत, मैं इसके बारे में ध्यान दूंगा और आपको क्या करूंगा, कच्छ की जो बंदरगाह तक आपको जोड़ दूंगा ताकि आपका बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप दस्तखत करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन में। तो उन्होंने बोला नहीं है, हम करेंगे, आप मत सोचिए, हम करेंगे, फैसला हम भारत के फेवर में लेंगे। उसके बाद बीपी मेनन दस्तावेज लेकर उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन उनसे मुलाकात की। बीपी मेनन जब उनको पेपर दस्तावेज में दस्तखत करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया तो उनको गुस्सा आ गया महाराजा को। उन्होंने तुरंत अपना पिस्तौल निकाला और उन्होंने बोला कि देखो, तुम अगर जयपुर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इनके प्रजा का नुकसान होगा, तो मैं आपको कुत्ते की मौत मारूंगा। इस तरह इस बातों ने वहाँ पर सरसराबा हुआ। तो ये सुनकर लॉर्ड माउंटबेटन का एंट्री हुआ, उसे हालात को संभाला और महाराजा ने उसको पिस्तौल दे दी और आखिर में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन में दस्तखत किया। इसी तरह जयपुर भी भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन समस्या टला नहीं था। भारत का आज़ादी हुआ, आज़ादी मना रहे थे, लेकिन 3 रिलैक्सेशन स्टेट्स रियासतें, खासकर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर की तरफ, एक बड़ा बीमारी की तरफ बेचैन कर रहा था। और भारत अपना आज़ादी का जश्न में डूबा रहा था। इसी वक्त जूनागढ़ का जो नवाब महबत खान जी और दीवान शाहनवाज भुट्टो, ये दोनों एक अहम फैसला ले लिया। जूनागढ़ को उन्होंने पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ जो कि पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण और खासकर शाहनवाज भुट्टो का रिलेशन अच्छा था जिन्ना के साथ, इसके कारण उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला ले लिया। हालांकि जूनागढ़ एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, ज़्यादातर हिंदू वहाँ पर रहते थे, तो लोगों को ये समझ में आया नहीं। और जब फैसला के बारे में पता चला देश के नेता को, वो उसको स्वीकार कभी नहीं किया। तुरंत एक कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया और सब इसमें एक फैसला हुआ कि ये मसला को हल करने के लिए सेना कार्रवाई के फेवर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब बताया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने मना किया कि ऐसा होने शायद ठीक नहीं होगा। हो सके तो ये मसले को यूनाइटेड नेशन लेने के लिए भी उन्होंने बात की थी, लेकिन इससे दरकिनार करके तय हुआ कि बीपी मेनन को भेजा गया कि जो जूनागढ़ के नवाब के साथ उनका मुलाकात होने के लिए। तब जूनागढ़ उन्होंने जाकर मुलाकात करने की कोशिश की तो उन्हें मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया। भुट्टो ने उनको शरीर खराब है, बीमारी का बहाना बना के उनको रोक दिया। तो इससे पता चला कि उनसे कोई उम्मीद किया नहीं जा सकता। वो दिल्ली लौटने के समय एक बड़ा काम किया बीपी मेनन। 2 जागीरदार मंगलर और बाबरी बाड़ को भारत में शामिल किया। इससे ये खबर सुनकर नवाब साहब की हालत ख़राब हो गया, वो तिल मिलाया गया और उन्होंने सेना कार्रवाई ये 2 जागीरदार के खिलाफ किया। तो इससे हड़कंप मच गया और
वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। जब सेना कार्रवाई होगा भारत के किसी हिस्से में तो ज़रूर उसका तो रिएक्शन होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना कार्रवाई के फेवर में उन्होंने आगे बढ़ाया, सेना को हैदराबाद को कड़न किया। और इसी समय जब सेना कड़न किया और उसी समय जनता के भी आक्रोश, ये दोनों को झेल नहीं पाए, तो नवाब ने उसी समय फैसला ले, डर के कारण उन्होंने कराची भागने के चक्कर में कुछ जायदाद इकट्ठा किया। वो अलग किस्म का आदमी थे, वो जानवर को बेहद प्यार करते थे, खासकर कुत्ते के शौकीन थे। उन्होंने कुत्ते को साथ के लिए, कुछ बीबी को भी लेके गया, लेकिन इसी समय कुछ बीबी को, कुछ बच्चे को भी इस महल में छोड़ दिया और भाग गया। तो अभी क्या हुआ, जूनागढ़ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सब शाहनवाज भुट्टो के ऊपर, उनके पर दारोमदार हुआ। तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई उन्हें मदद मिली नहीं, क्योंकि महज जूनागढ़ पाकिस्तान के लिए एक प्यादा था। वहाँ पर एक मुसलमान नवाब थे, हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, ज़्यादातर हिंदू लोग थे, और लेकिन उसका निशाना था कश्मीर पर। कश्मीर भी उसी तरफ एक हिंदू महाराजा हरि सिंह, लेकिन आवाम ज़्यादातर मुसलमान थे, इसीलिए उनका मेन टारगेट था कश्मीर, वो जिसको हासिल करना वो चाहते थे। इसीलिए जो उनके लिए जो प्यादा था उसको रास्ते में छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया। इसी तरफ जूनागढ़ का जो पाकिस्तान का सब पूरा बंद हो गया। और आखिरी 7 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने भारत को जूनागढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बुलाया और भारत में शामिल हो गया जूनागढ़। लेकिन उसके बाद अगर किसी का अगर नाम लिया जाए तो हैदराबाद, लेकिन इससे पहले जो इसके ऊपर कलंक था, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की ओर से कुछ कमेंट हुआ, और ख़ासकर लॉर्ड माउंटबेटन इससे नाराज़ था। इस नाराज़गी से एक फैसला लिया गया कि प्लेबिसाइट्स फरवरी 1948 में जूनागढ़ में हुआ, यानी कि जनमत हुआ, और जनमत भारत के फेवर में चला गया। 1,19,000 वोट भारत के फेवर में दिया गया और सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान के फेवर में गया। तो एक तरफा विजय हुआ भारत का, वही मोरालिटी ग्राउंड में पक्का हो गया और हमको अच्छी तरफ एक ग्राउंड मिल गया जूनागढ़ के लिए भारत में मिलने का। उसके बाद हैदराबाद सबसे बड़ा रियासत थी उसी समय, अमीर भी था। और इनका जो हैदराबाद का जो निज़ाम मीर उस्मान अली खां और इनका जब प्रधानमंत्री मीर लायक अली था, और उनका एक खास आदमी नवाब का कसम रजमी, वो एक मावाली किस्म का आदमी था, क्रिमिनल था, लेकिन उसका राज चल रहा था और वहाँ पर कुछ जुल्म हो रहा था। लोगों को भड़काया गया था कि किसी तरफ भी हैदराबाद कभी भी भारत में शामिल नहीं होगा। पहले से तो वो डिक्लेरेशन किया था कि भारत में शामिल नहीं होगा। जब उनको रिक्वेस्ट किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 29 नवंबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे स्थिति ऐसे स्थिति बरकरार रखना, स्टेटस को बरकरार रखना।
तुम्हारी ओर से ना कुछ प्रयास होगा, ना हमारे ओर से कुछ प्रयास होगा, जैसे स्थिति ऐसा हालात रहेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाया गया है। हैदराबाद ने उसका मजाक उड़ाया। तुरंत 20 करोड़ रुपया उन्होंने पाकिस्तान को उधार दे दिया। तो इससे उनका मंशा पता चल गया, तो अभी बर्दाश्त के बाहर था। तो फिर उनको चुनौती दिया गया और इसके लिए सेना कार्रवाई के फेवर में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू ने इनके खिलाफ सेना कार्रवाई के नहीं थे साना। तो नेहरू चाहते थे कि पीसफुली ये मसला को हल किया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि हैदराबाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन किया नहीं। अगर भारत की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई हुआ तो शायद वो पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, जिसके कारण समस्या बढ़ सकता है। और ज़्यादा लोग भी वहाँ पर मुस्लिम थे हैदराबाद में, तो हो सकता है दंगा फसाद भी हो जाएगा, तो मामला बिगड़ सकता है, इसका भय था। लेकिन उसके भी खिलाफ भी नहीं था कि इनके लिए सेना भेजना एक आखिरी विकल्प था। और लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे इस मसला को जितना जल्दी सुलझाया जाए। उन्हें जाने का वक्त हो गया, भारत छोड़ने का वक्त हो गया, इससे पहले उसको सेटल करना चाहते थे इसलिए। लेकिन उनको समझाया, नेहरू को समझाया कि देखो इनको किस स्पेशल स्टेटस दे दो। और इनको समझाने पर बीपी मेनन और नेहरू ने हैदराबाद के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस का डिक्लेरेशन किए थे, जिसके बदौलत उन्होंने अपना अंदरूनी जो मामले में कुछ खुद फैसला ले सकता है हैदराबाद। और इसके अलावा 20,000 तक वो सेना अपने पास रख सकता है। इससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। वो तो जिद में अड़े रहते थे कि किसी भी हालत पर वो इंस्ट्रूमेंट पर एसेशन में साइन करेंगे नहीं। लेकिन उनके ओर से प्राइम मिनिस्टर का एक डेलीगेशन कमेटी दिल्ली जाकर नेताओं से बात की, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। सरदार वल्लभ पटेल साहब ने से उनको बताया कि देखो तुम्हारे लिए मुनासिब होगा कि तुम पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करो, और ये तुम्हारे लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं। और कोई भी रजामंदी हुआ नहीं और वो खाली हाथ लौट आए। उसके बाद सेना कार्रवाई करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो 10 सितंबर 1948 को उसके आखिरी अल्टीमेटम दिया गया भारत में शामिल होने के लिए हैदराबाद को। ठीक एक दिन के बाद यानी 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मौत होगी। इसके बाद 13 सितंबर 1948 के भारत की ओर से सेना कार्रवाई हुआ। तो जो सेना कार्रवाई हुआ हैदराबाद के खिलाफ, इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। जो ऑपरेशन पुलिस भी उसे बोला गया था। 108 घंटे तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन पोलो कामयाब हुआ। आखिरी 17 सितंबर 1948 को दीवान ने हथियार डाल दी, सरेंडर की और भारत में शामिल होने का फैसला लिया गया। हालांकि काफ़ी जान मान का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदारी खुद निजाम थे। लेकिन आखिरी में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद कश्मीर का बात भी बड़ा पेचीदा था। वहाँ का महाराजा हरि सिंह जो एक हिंदू थे, वो कभी पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहते थे और वो भी भारत की तरफ भी आना नहीं चाहते थे। लेकिन उनका कट्टर विरोधी शेख अब्दुल्ला था वहाँ पर, वो विरोध कर रहा था उनको। और इनको समझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल सब कोशिश किया, लेकिन वो बेकार साबित हुआ। वो किसी तरह वो जागीर समझते थे कश्मीर को, वो कभी छोड़ना नहीं चाहते थे किसी के हाथ में। वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन
यही समय एक हालात पैदा हुआ कश्मीर के लिए, और पाकिस्तान की ओर से कबालियों ने अटैक किया। जब 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने अटैक किया, उरी होकर वो पूरा बारामूला तक पहुंच गया। लेकिन बारामूला में उन्होंने बहुत तबाही मचाई, जान माल का नुकसान हुआ, बलात्कार हुआ, लूटपाट हुआ और बगावत भी हुआ। जो वहाँ पर कश्मीर का आर्मी में कुछ मुसलमान थे, वो बगावत किया महाराजा के खिलाफ। तो इससे महाराज का हालत खराब हो गया, उन्हें कोई रास्ता मिला नहीं। तो उन्होंने भारत को अपना मदद के लिए उन्हें 24 अक्टूबर 1947 को रिक्वेस्ट किया। इसी समय का इंतज़ार था और उन्होंने साफ मना कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला, तो भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, हम क्यों मदद करेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में उनको साइन करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मजबूरन उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करना पड़ा। तो 27 अक्टूबर 1947 को भारत की ओर से सेना कार्रवाई हुआ और जो कबालियों को पाकिस्तान भेजा गया, वहाँ से खदेड़ा गया। इस बीच शांति चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शांति का संदेश रेडियो में दिए थे और वो चाहते थे ज़रूरत होगा तो रेफरेंडम भी हो सकता है, ये बात उन्होंने वहाँ पर आदेश किए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको समझाने में कोशिश में थे कि इस मसले को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहिए। तो उसमें कामयाब वो हो गए और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1947 को भारत की ओर से इस मसला को यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में ले गया, जिसके कारण उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और यूनाइटेड नेशन में मसला जाने के बाद वहाँ पर रिजोल्यूशन हुआ कि पहले जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो पाकिस्तान ने इलीगली अनऑथराइज्डली अनएथिकल वे से उसको कैप्चर किया है, उससे सेना हटना पड़ेगा, उसके बाद कोई रेफरेंडम का बात हो सकता है। तो इसी तरह यूनियन में अभी तक मसला सुलझा नहीं और इसको बार बार इशू बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और पहले भी कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन होता गया, यूनिफिकेशन होता गया और श्री अरविंद का जो सपना पूरा होता गया और सच में तब्दील हो रहा है श्री अरविंद का सपना। इसके अलावा मणिपुर का बात अगर किया जाए तो मणिपुर का महाराजा बद्धचंद्र, उन्होंने भी मणिपुर को मसला को झुला कर रखा था, मणिपुर को भारत में शामिल नहीं किया था। तो उनको बुलाया गया, समन किया गया भारत सरकार की ओर से। आखिरी 21 सितंबर 1949 को मणिपुर भी भारत के साथ मर्जर हुआ। इसके अलावा 2 शहर भारत का नामी शहर, एक पंडिचेरी और दूसरा गोवा, वो भी भारत का हिस्सा नहीं था। पंडिचेरी तो फ्रेंच कॉलोनी था और वहाँ पर फ्रेंच सरकार के राज चल रहा था। तो भारत सरकार के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हुआ 21 अक्टूबर 1954 को। वहाँ पर भी प्लेबिसाइट हुआ था जो भारत के सपोर्ट में काफ़ी हद तक गया। और लेकिन ऑफिशियली मर्जर हुआ 16 अगस्त 1962, यानी कि 15 साल के बाद, और भारत का हिस्सा बन गया। जो पंडिचेरी टूरिस्ट प्लेस है, खूबसूरत शहर है जहाँ पर श्री अरविंद आश्रम है और श्री अरविंद आश्रम के लिए पंडिचेरी मशहूर है, जिसका नाम आजकल पुदुचेरी बोला जाता है। इसके बाद गोवा एडमिनिस्ट्रेशन पोर्तुगीज के हाथों में था। उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बेकार साबित हुआ
इसके बाद सेना कार्रवाई हुआ गोवा के खिलाफ इसको एनेक्सेशन करने के लिए। 19 दिसंबर 1961 को सेना कार्रवाई एक दिन में ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो भी भारत का हिस्सा बन गया। और सिक्किम तो 16 मई 1975 को भारत यूनियन का 22वां राज्य बन गया। इसी तरह ये देश बढ़ता गया। आज हम खूबसूरत देश जो देख रहे हैं वो हमारे देश की जो नेता थे उनका जितना तारीफ किया जाए शायद कम होगा। इनकी साधना, तपस्या और इन्हें सब इंस्ट्रूमेंट अगर काम किया, लेकिन इसके पीछे एक जग शक्ति का हाथ था, उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते। और महापुरुष श्री अरबिंदो जो एक बड़े तपस्वी थे, महासाधक थे, जगी थे, उनका सपना सच साबित हो रहा हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद और भारत पूरा मात्रा में अखंड हुआ नहीं। फिर यूनिफिकेशन होगा और ये सिलसिला जारी है। लेकिन इसके लिए भारत क्या कर रहा है इसके बारे में और हम लोगों का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए ये भारत अखंड बनाने के लिए, और हमारे देश के लिए क्या फर्ज बनता है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में फिर चर्चा होगा। मैं इसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा। आज मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। वंदे मातरम।